नमस्कार और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बर्ड चार्ट एनालिसिस की सीरीज़ में आज जो चार्ट लेने वाले हैं वो सचिन तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर का मैंने पहले भी लिया था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने उस वक्त कवर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको वापस से शुरू करते हैं। तो मैंने इनका जो बर्ड डिटेल था वो तो मैंने जो नेट पे अवेलेबल है वो तो लिया था, लेकिन इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है और जो सही असेंडेंट है वो कहीं पे सही से मिला नहीं। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस खुद करने के बाद फिर मुझे लगा कि इनका कर्क लगन होगा, और लाइफ के जो इवेंट्स थे उसको मैच करने के बाद मुझे लगा कि इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो 1 बजे के आसपास कहीं पे रहा होगा मुंबई का। तो उसके बाद फिर जो मुझे मिला वो है कर्क लगन का, और यहाँ पे फिर हम बर्ड चार्ट एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो लग्नेश है वो छठे भाव में चला जाता है। तो लग्नेश जब भी छठे भाव में जाता है वो भी राहु के साथ, तो एक चीज़ है कि आपका जो स्टार्ट होता है वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से होता है। तो आपको सारी लग्जरीज एक बार में नहीं मिल जाती, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जा कर के फिर आप उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि भले ही मतलब हम्बल स्टार्ट हुआ होगा इनका, लेकिन उसके बाद भी कहीं पे भी ये रहे होंगे, हमेशा अपना लाइमलाइट बना करके रखा होगा, हमेशा जो अपना रेपुटेशन है वो बना करके रखा होगा। उसका कारण ये है कि सन वीनस यहाँ पे एक तो ये कि बहुत ही अच्छा एक धनयोग बना करके रखा है, और वो भी एक काफ़ी डिग्निटी के साथ है। तो सूर्य उच्च का है, वीनस के साथ है, और धनयोग के साथ साथ एक बहुत ही योग जो एक यहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। शतबल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सन का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इस केस में ऐसे लोग, और क्योंकि ये अनएफ्लिक्टेड है इस कारण से इनके ऊपर कोई एलिगेशन या फिर कुछ इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना उतना आसान नहीं होता। ये किसी भी डोमेन में कहीं पे भी है तो अपना जो रेपुटेशन है आराम से वो मेंटेन कर लेते हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जुपिटर और मार्स का ये कॉम्बिनेशन, सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। तो मार्स यहाँ पे 7th हाउस में बैठ करके मेक्स द पर्सन वेरी एनर्जेटिक, हमेशा कुछ ना कुछ काम में कमिटेड रहता है, और किसी ना किसी चीज़ में इंसान हमेशा एंगेज रहता है। ये इंसान अपना ईगो जो है वो अपने काम करने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में और कुछ अचीव करने में लोग अपना जो एनर्जी लेवल है उसको इन्वेस्ट करते हैं। जुपिटर यहाँ पे बैठ करके फिर लग्न को सारे लग्जरीज देता है, सारे सुख सुविधा देता है, सारा कंफर्ट देता है। तो कंफर्ट भी है, एनर्जेटिक भी है, अपना जो ब्रांड है वो खुद बिल्ड कर लेते हैं, और कहीं पे कोई कंट्रोवर्शियल जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि जो सप्तमेश और अष्टमेश है वो बन करके यहाँ पे शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है, विच ऑल्सो सजेस्ट कि जैसे इनकी शादी हुई होगी उसके बाद से इनकी जो तरक्की है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई होगी। तो ये एक पैटर्न और ये एक ट्रेंड इनके लाइफ में यहाँ पे दिखता है। और शादी से पहले का अगर इनका फेस देखें तो शायद उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल बैट्समैन नहीं रहे होंगे। तो ये चीज़ ज़रा हम लोग टेस्ट करते हैं इनके चार्ट में। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो सचिन तेंदुलकर की शादी हुई थी 24 मई 1995, और जैसा कि मैंने इनकी कुंडली के हिसाब से आपको बताया कि क्योंकि सप्तमेश एकादश भाव में है, तो शादी के बाद से इनका जो बैटिंग परफॉर्मेंस है या ओवरऑल करियर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा। तो चलिए ये चीज़ हम लोग थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 95 के बाद से देखें तो 89 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। टेस्ट की अगर बात करें तो 35, देन 41, फिर उसके बाद जा कर के यहाँ पे 94 में जा कर के 70 का एवरेज, और यहाँ पे 29। अब यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते हैं 96 से 41, देन और यहाँ पे रन्स का भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 623,000 रन्स, और उसके बाद फिर 80 के एवरेज से 647। फिर 99 में इनका जो परफॉर्मेंस था दैट वाज आल्सो क्वाइट गुड, 68 के एवरेज से 1088 रन। तो काफ़ी अच्छा इनका एवरेज रहा, और काफ़ी अच्छा इनका जो परफॉर्मेंस था उसके बाद रहा। टेस्ट की बात करें, ओडीआई का अगर हम लोग देखते हैं तो 95 यहाँ पे 94, 47 का एवरेज, 95, 40, और यहाँ से 96 से अगर देखें तो 53, फिर यहाँ 30, फिर ये साल तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, 98 वाला जो ईयर था, 65 का, और उसके बाद फिर
ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका अच्छा ही रहा था। जो करियर है वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन होता है लोगों की लाइफ में कि अगर आपका जो सप्तमेश है वो कोई अच्छा योग बना रहा है आपकी कुंडली में, तो एक चीज़ हमेशा देखिएगा कि शादी के बाद से आपका जो जीवन है, आपकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हालांकि एक और चीज़ है कि शनि यहाँ पे क्योंकि अष्टमेश बनता है, तो शनि अपने दशा में हमेशा इशू देगा ही देगा। तो अब इनका थोड़ा जो टाइमलाइन है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइमलाइन कैसा रहा और किस लाइफ के किस इवेंट में क्या कुछ हुआ था इनका। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे इनको मंगल में शनि ये शुरू हुआ, जो कि सप्तमेश वाला जो फेज़ है, तो यहाँ पे इनकी शादी हो गई थी 95 में। और उसके बाद अगर आप देखें 96 में केतु वाला फेज़, और उसके बाद जैसे ये वीनस वाला फेज़ शुरू हुआ, मार्स वीनस वाला, तो ये जो फेज़ था इनका 97, 98 एंड 99, तो इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था इनका, काफ़ी हाई लेवल और काफ़ी मतलब कि एक तरह से ग्रेट परफॉर्मेंस था इनका उस वक्त। और शारजा वाला जो इनिंग्स था, आई बिलीव इन्होंने उसी वक्त खेला था, उसी वक्त वो एक सचिन स्ट्रॉम जो एक रेस फेमस हुआ था, तो वो उसी टाइम हुआ था। इसके बाद का अगर फेज़ देखे, ये राहु वाला फेज़, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को बहुत सारी इंजरीज हुई थी। इंजरीज़ के कारण कभी वो टीम का पार्ट रहते, कभी नहीं रहते, कभी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, कभी नहीं होती। और उसके बाद ये भी था कि टीम के कैप्टन भी कुछ टाइम के लिए ये बने थे उसी वक्त, और उसके बाद फिर वो कैप्टनसी उनके लिए अच्छा रहा नहीं, सो ही स्टेप डाउन, और उसके बाद सौरव गांगुली कैप्टन बन गए थे। लेकिन ये जो एक फेज़ था, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा था नहीं। बीच में उनको मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने को कहा गया था, तो और उनका परफॉर्मेंस उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था। उसके बाद जैसे ही हम लोग ये जुपिटर वाला फेज़ देखते हैं, जुपिटर वाला फेज़ अगर आप देखिए, तो यहाँ से फिर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस शुरू हुआ। वर्ल्ड कप में 2003 में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, हाईएस्ट रन गेटर्स बने थे, गोल्डन बैट इनको मिला था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा कर के सिडनी में डबल सेंचुरी, उसके बाद पाकिस्तान में भी डबल सेंचुरी, और ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस अगर देखें तो काफ़ी सही रहा था इस वक्त। और इसके बाद मेजर जो इशू शुरू होता है वो यहाँ पे शनि में। जैसे इनको शनि लगता है वैसे ही इनको टेनिस एल्बो वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और टीम से फिर अंदर बाहर वो होते रहते हैं, टीम में कभी होते कभी नहीं होते, और एक इनकन्सिस्टेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इनका बना रहता है। सो 2004-5 कुछ इनका ऐसे ही चलता रहा। 6 में थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक हुआ, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं। और जब तक इंडिया जो वर्ल्ड कप में गई थी, उसका वर्ल्ड कप वाला फेज़ ख़त्म नहीं हुआ, तब तक वो इश्यूज़ चलता रहा। और ये वो फेज़ भी था जहाँ पे ग्रेग चैपल टीम में कोच बनकर के आ जाते हैं, और उसके कारण हम लोग सबको भी पता है कि बहुत सारा जो पॉलिटिक्स था, इंटरनल पॉलिटिक्स, वो शुरू हो गया था टीम में। तो ये एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे वीरेंद्र सहवाग को भी शनि चल रहा था, सौरव गांगुली को भी शनि चल रहा था, और सचिन तेंदुलकर इनको तो चल ही रहा था। आई होप कि शायद ग्रेग चैपल को भी उस वक्त शनि चल रहा था, इसीलिए वो शनि बन के सारे के जीवन में आए थे और सबके लिए इश्यूज़ बना। बस एक ही चीज़ था कि राहुल द्रविड़ को उस वक्त शनि नहीं चल रहा था, इसीलिए राहुल द्रविड़ का जो परफॉर्मेंस था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। और इसके बाद जैसे इनका शनि ख़त्म होता है, फिर 2007 ऑनवर्ड्स इनका जो परफॉर्मेंस है वापस से अच्छा हो गया था। तो शनि बन कर के जो ग्रेग चैपल आए थे 2007 वर्ल्ड कप के बाद, वो चले जाते हैं और इनके जीवन से शनि भी चला जाता है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है, टीम फिर अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, सब कुछ उस वक्त सही होने लग जाता है, टीम जीतने लग जाती है। और आई थिंक समवेयर अराउंड 2009 इंडिया बिकम्स द बेस्ट टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हो जाता है। और इनका खुद का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2007 के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं कि कैसा रहा था। तो 2007 वाला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 5-6 तो अच्छा नहीं रहा होगा। 7 के बाद से अगर आप देखें तो 47, 41 का एवरेज, 54 का एवरेज, और ये एक मैच में इन्होंने 200 रन मारे थे, तो उसका एक एवरेज ये दिख रहा है। और फिर 2011 का, जो कि इंडिया वर्ल्ड कप में गया था और वर्ल्ड कप जीता, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। ये तो ओडीआई का हुआ। टेस्ट का भी अगर हम लोग देखें तो 2007 ऑनवर्ड्स 55 का एवरेज, फिर यहाँ पे 48, 67, 78,
2012 थोड़ा ख़राब किया, तो 11 तक का इनका फेस काफ़ी अच्छा रहा था और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका बना रहा। तो ये चीज़ है। और जैसे मैंने बताया कि वो शनि वाला फेस जैसे निकला, ग्रेग चैपल जैसे ही टीम से निकले, वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इनके ख़त्म हो गए और इसके बाद जा कर के काफ़ी कुछ इनके लाइफ में अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा। और फिर लास्ट में ये जो वीनस वाला फेज़ था, यहाँ पे तो इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही। उसके बाद जैसे ये वीनस वाला फेज़ ख़त्म होता है तो यहाँ पे जा कर के 2013 के एंड में नवंबर में जा कर के ये अपना लास्ट टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ और उसके बाद फिर रिटायर हो जाते हैं। तो ओवरऑल तो इनका जो टाइमलाइन था इनके लाइफ के इवेंट्स का, तो वो कुछ इस तरह से रहा और इस तरह से ये लाइफ में ग्रो किए। अब आप लोग ये पूछेंगे कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतना फेम, ये सब कैसे मिल गया? तो उसके लिए देखिए, एक चीज़ है कि आपका जो ये उपाच्य घर है, इसमें अगर ज़्यादातर अगर पापी ग्रह हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दूसरा ये कि केंद्र में अगर इस तरह के शुभ ग्रह बैठे हुए हो, जैसे यहाँ पे सूर्य और शुक्र का यहाँ पे युति, तो ये आपको जो नाम देता है तो उसमें कोई खराब, मतलब कि उसको बदनाम नहीं होने देता, आपका नाम बना करके रखता है और वो एक अच्छा और हेल्दी रेपुटेशन आपका लाइफ में बना करके रखता है। फिर उसके बाद ये कि जुपिटर अगर यहाँ पे मार्स के साथ है तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन होता है कि ओवरऑल जो आपकी डिग्निटी है वो आपको मेंटेन करके देता है। और ये दो त्रिकोण का स्वामी यहाँ पे केंद्र में बैठा है और उसमें से एक ऊंच का होकर के बैठा हुआ है और लगन को बल दे रहा है। तो फिर आप समझ लीजिए कि इनका जो लक है वो इनको हमेशा फेवर करेगा टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ डिग्निटी और दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन। छठे में राहु, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए तो उसके लिए फिर आपका राहु तीसरे, छठे या एकादश भाव में होना ही चाहिए, तभी जा कर के फिर आप इतना अच्छा खेल पाते हो या फिर इतने अच्छे आपके रिफ्लेक्सेस हो पाते हैं। एक जो चीज़ जो आपको पता है कि जो स्पीच में ये बहुत मतलब एक बहुत ही पोलाइट काइंड ऑफ वॉइस जो आता है इनका, वो मरकरी यहाँ पे नीच राशि का बैठा है तो फिर इट डजंट मेक द पर्सन अ वेरी गुड स्पीकर, अ ग्रेट स्पीकर। और साथ में ये भी है क्योंकि कर्क लगन है तो द पर्सन इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो यूजुअली हार्श नहीं होता, स्लेच नहीं करता, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जो कि यूजुअली मैंने कर्क लगन वाले लोगों का देखा है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस इनके चार्ट का। ये एक चीज़ आप खास करके समझ भी गए होंगे कि क्योंकि इनका जो सप्तमेश है वो यहाँ पे शनि बनता है, तो स्पाउस के साथ जो एज डिफरेंस है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द सैटर्न। So this was all from my side. Let me know how you liked the video and what next you want to see from me. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.